हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स फॉर 5 अगस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। ये डेली बेसिस पे आते रहते हैं। कोई भी डाउट आपका, कोई भी सजेशन है, कुछ भी इंप्रूवमेंट के लिए या किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है तो उनको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बताना चाहूँगा साथ साथ कि मिनी टेस्ट सीरीज चल रही है लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एडवोकेट जनरल मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका एग्जाम से आगे, तो आप उसके लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की रेगुलर पीडीएफ्स लेने के लिए और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्वाइन करने के लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है GS2 से न्यूज़ आ रही है कि हाउ चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन ट्रिप्स आर क्लियर्ड। अब देखिए, दिल्ली चीफ मिनिस्टर जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनको वर्ल्ड सिटी समिट में जाना था सिंगापुर में, लेकिन उनको क्लियरेंस नहीं दिया गया, या बहुत मुश्किल से उनको क्लियरेंस दिया गया, नहीं दिया गया उनको बेसिकली क्लियरेंस। तो अब इस चीज़ के ऊपर बात उठ रही है कि जब उनको क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा है या इतनी दिक्कत की जा रही है क्लियरेंस देने में, तो क्या रूल्स हैं कि किस तरह से चीफ मिनिस्टर्स को अगर उनको फॉरेन ट्रिप करने होंगे तो किस तरह से फॉरेन ट्रिप्स करने के लिए उनको क्लियरेंस दी जाती है। तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर हैज़ क्वेश्चनड व्हाई द सेंटर हैज़ डिलेड द क्लियरेंस ऑफ हिज ट्रिप टू सिंगापुर वेयर ही हैज़ बीन इनवाइटेड टू अटेंड अ वर्ल्ड सिटी समिट। कि सिंगापुर में जो वर्ल्ड सिटी समिट होना था तो वहाँ पे उनको इनवाइट किया गया था। तो अब देखते हैं कि व्हाट क्लियरेंस डू चीफ मिनिस्टर्स रिक्वायर टू ट्रैवल अब्रॉड, यानी कि कौन कौन से क्लियरेंसेज ऐसे हैं या कहाँ से उनको क्लियरेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है अगर चीफ मिनिस्टर्स को बाहर अब्रॉड में ट्रैवल करना हो। The Cabinet Secretariat and the Ministry of External Affairs should be kept informed of the proposed foreign visit, either official और प्राइवेट, ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज। यानी कि राज्य सरकारों के और केंद्र शासित सरकारों के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, अगर उनको फॉरेन ट्रिप करने हैं, चाहे वो ऑफिशियल कैपेसिटी में करें चाहे वो प्राइवेट करें, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बताना ज़रूरी है और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को, यानी कि केंद्रीय सचिवालय को बताना बेहद ज़रूरी है। हाउएवर प्रायर पॉलिटिकल क्लियरेंस एंड FCRA क्लियरेंस आर मैंडेटरी, और FCRA क्लियरेंस भी चाहिए वहाँ पे, और जो प्रायर पॉलिटिकल क्लियरेंस है वो भी चाहिए। इन द केस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट ऑल्सो बी सेंड टू द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो हैं उनके पास भी कॉपी जानी चाहिए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लीगल हर्डल्स हैं। पॉलिटिकल क्लियरेंस क्या, अगर हम देखें, दिस कम्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो जो विदेश मंत्रालय है वहाँ से पॉलिटिकल क्लियरेंस आएगा। दिस इज़ रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर पब्लिक सर्वेंट्स बट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर अ फॉरेन ट्रिप, यानी कि पब्लिक सर्वेंट के साथ साथ कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसको अगर फॉरेन ट्रिप करना है तो सभी के लिए वहीं से क्लियरेंस आएगा। द डिसीजन इज़ टेकन बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे कि नेचर ऑफ द इवेंट क्या है। अब डिसीजन कैसे लिया जाएगा कि इवेंट कैसा है वो, है ना, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन कौन कौन कंट्रीज़ कर रहे हैं, इनविटेशन किस तरह का दिया गया है, और जो कंट्री उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है उसका भारत के साथ कैसा रिलेशन है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्लियरेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आर देर एनी अदर क्लियरेंसेज रिक्वायर्ड, तो चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर स्टेट ऑफिशियल्स ऑल्सो नीड क्लियरेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये हम देख चुके हैं। यूनियन मिनिस्टर्स के लिए आफ्टर गेटिंग पॉलिटिकल क्लियरेंस फ्रॉम द MEA, एडिशनल क्लियरेंस इज नीडेड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो केंद्र के मंत्री हैं, अगर उनकी बात करें तो आपको जो विदेश मंत्रालय है वहाँ से तो क्लियरेंस चाहिए, साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी क्लियरेंस चाहिए कि चाहे आपकी ट्रिप ऑफिशियल हो चाहे आपकी ट्रिप पर्सनल हो, कि आप वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं। लोकसभा MPs नीड क्लियरेंस फ्रॉम द स्पीकर, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर से ही लोकसभा के MPs को परमिशन मिलेगी, और राज्यसभा के मेंबर्स को राज्यसभा की चेयरपर्सन से, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति से। हाउएवर फॉर MPs इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी टू इन्फॉर्म द लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट इफ द ट्रिप इज़ प्राइवेट। लेकिन MPs के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसको लोकसभा में या राज्यसभा में इन्फॉर्म करना होगा अगर ट्रिप प्राइवेट होगा। तो अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे MPs की बात की जा रही है। अगर वो मिनिस्टर होंगे तो मिनिस्टर को तो बताना ही है, लेकिन अगर वो MPs हैं खाली और मिनिस्टर नहीं हैं तो उनके लिए ठीक है, आप उनको बिना बताए भी जा सकते हैं। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑल फॉरेन ट्रिप्स ऑफिशियल और पर्सनल नीड अप्रूवल। और सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे आप किसी भी तरह की जॉब में हो, सरकारी नौकरी में, चाहे आपका ट्रिप ऑफिशियल हो चाहे पर्सनल हो, आपको पहले अप्रूवल की ज़रूरत होती ही होती है। तो डू जजेस नीड क्लियरेंस फॉर फॉरेन ट्रिप्स, यानी कि जजेस की अगर हम देखें तो फॉर ऑफिशियल फॉरेन ट्रैवल द प्रपोजल बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज इज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर, वहाँ पे जाता है आफ्टर टेकिंग क्लियरेंस फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो CGI से परमिशन लेने के बाद, वहाँ से क्लियरेंस होने के बाद, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं उनको जाना है तो CGI से पहले क्लियरेंस होगा, और उसके बाद वो जो एप्लीकेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जाएगी। द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आफ्टर टेकिंग पॉलिटिकल क्लियरेंस फ्रॉम द MEA एंड इन सम केसेज फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री
इशूज़ अप्रूवल। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बात करेगा पहले MEA से और कहीं कहीं पे होम मिनिस्ट्री से भी बात करता है, गृह मंत्रालय से भी, और उसके बाद वो अप्रूवल देगा। जजेस डू नॉट नीड क्लियरेंस फॉर पर्सनल फॉरेन ट्रिप्स। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो जजेस हैं उनको क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है पर्सनल फॉरेन ट्रिप्स के लिए। यानी कि अगर जजेस को भी फॉरेन ट्रिप्स के लिए, पर्सनल फॉरेन ट्रिप्स के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी तो इससे उनकी इंडिपेंडेंसी पे खतरा होगा। नेक्स्ट आता है पेलोसी लैंड्स इन ताइवान। तो नैन्सी पेलोसी जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हाउस स्पीकर, तो वो ताइवान में लैंड करी हैं, और चाइना ने इस स्टेप को बहुत ही ख़राब बताया है यूनाइटेड स्टेट्स के। तो US हाउस स्पीकर एंड वेटरन डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन नैन्सी पेलोसी अराइव्ड इन तेपी, यानी कि ताइवान की जो राजधानी है, मार्किंग द मोस्ट हाई लेवल पॉलिटिकल विजिट फ्रॉम द US टू ताइवान इन 25 सालों में। तो पिछले 25 सालों में देखा जाए तो सबसे बड़ा विजिट रहा है अब तक का कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर ताइवान में गया हो। China condemned the visit as a major political provocation and said it would launch targeted military operations as countermeasures। तो उनका कहना यह है कि एक बहुत ही मेजर पॉलिटिकल प्रोवोकेशन है, यानी कि ये कहा जा रहा है चाइना के द्वारा कि उसको उकसाने की कोशिश की जा रही है। एक प्रमुख राजनीतिक उकसावे का काम है जो US कर रहा है चाइना के साथ। As countermeasures, even as Beijing on Tuesday scrambled Su-35 fighters across the median of the Taiwan Strait in a show of force। तो यहाँ पे जो चाइना है उसने Su-35 फाइटर्स भी भेजे वहाँ पे कि भाई आप यहाँ पे आए हो तो हम आपका स्वागत जो है फाइटर से करेंगे नेगेटिव वे में। नेक्स्ट आता है 4 स्टेट्स इन साउथ टॉप इन मिस यूज़ ऑफ मनरेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। गुड गवर्नेंस की बात जो की जा रही है, और हमेशा कहते हैं कि जो साउथ के स्टेट्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है, लेकिन अगर हम रिपोर्ट देखें तो पाएंगे कि मनरेगा स्कीम के तहत जो फंड्स का, पैसों का सबसे ज़्यादा जो गलत इस्तेमाल हुआ है वो दक्षिण के 4 राज्यों में हुआ है। तो 4 दक्षिणी राज्य जो हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है और तेलंगाना है, हैव रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा। तो जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसका जो हाईएस्ट देखा जाए कि फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन जो किए गए हैं वो 4 साउथ के स्टेट्स में किए गए हैं। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ने रिपोर्ट किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ 1.59 लाख केसेस ऑफ फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिला के देखें तो 1.59 है अलग अलग, और कर्नाटका में 59,000 केस आए हैं, तेलंगाना में 40,000 केस आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि जो नेशनल फ्लैग के आर्किटेक्ट थे पिंगाली वेंकैया, उनको ऑनर किया गया आंध्र प्रदेश में। तो 146th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस की जा रही है पिंगाली वेंकैया की, जो कि आर्किटेक्ट थे नेशनल फ्लैग के अक्रॉस आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और इन्होंने भारत का जो झंडा था उसको बनाया था, जिसको कि 22 जुलाई को 1947 में एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है टर्निंग पॉइंट इन क्रिप्टो रेगुलेशन लेड बाय यूरोप। देखिए यूरोप के द्वारा क्रिप्टो जो टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी जिससे बन रही है, तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है उसके रेगुलेशन के ऊपर बात की जा रही है। तो यूरोपियन यूनियन केम टू अ प्रोविजनल एग्रीमेंट ऑन अ लॉन्ग अवेटेड रेगुलेशंस ऑन क्रिप्टो, नेमली द रेगुलेशंस ऑफ मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स या मीका। तो देखिए यहाँ पे नाम क्या है कि यूरोपियन यूनियन ने एक एग्रीमेंट लाए हैं जिसपे कि हम क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेट करेंगे। उसका नाम दिया गया है रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। तो मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स क्या बनेंगे शॉर्ट फॉर्म में मीका, MICA। द यूरोपियन मार्केट इज सेकेंड टू द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमिकली एंड बिहाइंड एशिया इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूरोपियन मार्केट जो है वो US से तो दूसरे नंबर पे है, और एशिया से कई लोगों में पीछे है अगर हम देखें इंटरनेट यूज़र्स के रूप में, क्योंकि इंटरनेट यूज़र्स अगर हम भारत और चाइना को मिला देंगे तो बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। येट यूरोप इज़ द ग्लोबल यार्डस्टिक ऑन टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस। कहने का मतलब ये है कि यूरोप में वैसे तो इंटरनेट यूज़र्स बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी के रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी कि GDPR ये यूरोप ने लॉन्च किया था 2016 में एंड इम्प्लीमेंटेड इन 2018, मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट ऑन कंज्यूमर डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी नॉट जस्ट इन यूरोप बट ओवर द वर्ल्ड ओवर। तो जो GDPR है इसके ऊपर पीछे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है GDPR है उसको यूरोप ने लॉन्च किया था जिससे कि डेटा को रेगुलेट किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। द GDPR इंट्रोड्यूस्ड अ फ्रेमवर्क फॉर सीकिंग यूजर कंसेंट एंड इंट्रोड्यूस्ड सेवरल प्रोग्रेसिव रूल्स सच एज दी राइट टू फॉरगेट। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, राइट टू फॉरगेट भी समझते हैं क्या है इसमें। तो GDPR ने एक फ्रेमवर्क लेके आया है जिससे कि यूज़र की कंसेंट दी जाएगी, कि पहले यूज़र से कंसेंट ली जाएगी कि क्या आप अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं,
और दूसरा हक ये भी है कि राइट टू फॉरगेट। अभी हम क्या करते हैं कि अभी हमने किसी वेबसाइट में लॉगिन किया तो हम अपने क्रेडेंशियल्स वहाँ पे भरते हैं, अपनी ईमेल आईडी भरते हैं और फ़ोन नंबर वगैरह भर देते हैं, तो वो डेटा उनके पास सेव हो जाता है और वो बहुत लंबे समय तक उस डेटा को यूज़ करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरा डेटा उनके पास सेव ना हो और मेरा डेटा वो भूल जाएँ या मेरा डेटा वो डिलीट कर दें, तो वो मुझे हक दिया है यूरोप के GDPR ने। मुझे का मतलब है अगर कोई यूरोप का पर्सन होता तो उसको हक दिया है यूरोप के GDPR ने राइट टू फॉरगेट का, यानी उस कंपनी को उस पर्सन का डेटा को भूलना पड़ेगा, यानी उस डेटा को ख़त्म करना पड़ेगा। The Supreme Court of India has also held that the right to privacy is a fundamental right under Article 21 and an integral part of the right to life and liberty। तो सुप्रीम कोर्ट, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी जो केस पुट्टा स्वामी जजमेंट आया था 2017 का, उसमें राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बताया गया और कहा गया कि एक इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का। तो जो मीका है प्रपोजेस टू रेगुलेट क्रिप्टो एसेट सर्विसेज एंड क्रिप्टो एसेट इशूअर्स बाय रेगुलेटिंग दीज एंटिटीज़ यूरोप इंटेंड्स टू प्रोवाइड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यूरोप चाह रहा है कि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ट्रांसपेरेंसी लाए, पारदर्शिता लाए एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स और जो सुशासन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको रेज करे रिगार्डलेस ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी। जबकि हमें पता है कि टेक्नोलॉजी का जो नेचर है वो डिसेंट्रलाइज है, लेकिन उसके बावजूद बात की जा रही है कि इन सबको रेगुलेट करना होगा। नेक्स्ट आता है रिकॉलिंग इंडियाज़ अंटार्कटिका एक्टिविटीज़। तो अगर अब इंडियाज़ अंटार्कटिका एक्टिविटीज़ की बात करें तो अंटार्कटिका के ऊपर क्यों न्यूज़ आ रही है, क्योंकि भारत ने अभी एक अंटार्कटिका का बिल जो है उसको पास किया है। तो अब अंटार्कटिका का बिल पास किया गया है तो उसके वजह से जो अपोजिशन के लीडर हैं जयराम रमेश, उनके द्वारा बहुत ही सुंदर आर्टिकल लिखा गया, इसमें कंपेयर किया गया कि इंदिरा गांधी के टाइम पे किस तरह से अंटार्कटिका की एक्टिविटीज स्टार्ट की गई है। तो हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चल जाएगा कि अंटार्कटिका में कैसे कैसे काम हुआ। तो पार्लियामेंट हैज़ जस्ट पास्ड द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022। तो इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 को पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा। फरवरी 1956 में एट द इंस्टेंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड V.K. कृष्ण मेनन दैट इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिक्वेस्ट फॉर एन आइटम ऑन द एजेंडा ऑफ द 11th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंटाइटल्ड द क्वेश्चन ऑफ अंटार्कटिका। तो फरवरी 1956 में जवाहरलाल नेहरू और V.K. कृष्ण मेनन के इंस्टेंस पे भारत पहला देश बना जिसने पूरी दुनिया में ये रिक्वेस्ट की कि 11वां जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चल रही थी कि इस टाइम पे कि अंटार्कटिका का क्वेश्चन भी आना चाहिए कि अंटार्कटिका अपने आप में इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करें और जनरल वेलफेयर के इस्तेमाल करें, यानी कि वहाँ पे कोई भी ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि कहीं वहाँ पे आप जो हथियार हैं वो टेस्ट करें, ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होनी चाहिए अंटार्कटिका में। 12 countries who believed that they have a direct stake in Antarctica started discussions among themselves and on December 1, 1959 Antarctic Treaty was signed in Washington DC। अब 12 कंट्रीज जिनको ये लगता था कि अंटार्कटिका में उनका डायरेक्ट स्टेक है, उन्होंने 1 दिसंबर 1959 को डिस्कशन करने स्टार्ट कर दिए और अंटार्कटिका ट्रीटी बना दी जो कि वाशिंगटन DC के अंदर साइन की गई थी। नॉट सरप्राइजिंगली सिंस इट्स मूव्स एट द UN had aided a number of countries including the USSR, India was neither involved not invited। क्योंकि भारत ने वहाँ पे 1956 में ये सवाल उठाया था कि अंटार्कटिका के ऊपर एक सवाल उठाया गया है कि अंटार्कटिका के ऊपर बताओ कि अंटार्कटिका के ऊपर ऐसा काम करो कि अंटार्कटिका का जो यूज़ है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए हो। तो इसके वजह से कई कंट्रीज ऐसे थे जो भारत से ना खुश थे, तो उन्होंने भारत को इस अंटार्कटिका ट्रीटी जब साइन कर रहे थे 1959 में वाशिंगटन DC में, तो ना तो भारत को इन्वाइट किया गया और ना ही भारत को उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखाई गई। The morning of January 9, 1982 transformed the international discourse when news of India's first Antarctic expedition reaching its destination not only electrified India but stunned the world। लेकिन 1982 में when the Indira Gandhi was the Prime Minister, उनके दौरान भारत ने पहली बार अपना अंटार्कटिका एक्सपीडिशन लिया और सक्सेसफुली वो वहाँ पे पहुँच गई। ऑपरेशन गंगोत्री उसको कहा गया उस टाइम की प्रधानमंत्री के द्वारा। She had appointed noted marine biologist Sayyid Zahoor Qasim as secretary of the newly created Department of Environment in April 1981। तो उस टाइम पे नया डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, अप्रैल 1981 में, और बहुत ही शानदार एक मरीन बायोलॉजिस्ट थे सैयद जहूर कासिम, तो उनको सेक्रेटरी नियुक्त किया गया उसका। और 3 महीने बाद उन्होंने had brought into existence a separate department of ocean development। उसके बाद एक नया डिपार्टमेंट बना दिया गया ओशन डेवलपमेंट के लिए। The leader of the expedition was Qasim, who had earlier served as the director of the National Institute of Oceanography in Goa। तो उससे पहले जो कासिम थे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो ओशनोग्राफी है गोवा का, उसके डायरेक्टर भी रहे हैं।
सीपी वोहरा जो कि मेंबर थे सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन ऑफ 1965 टू माउंट एवरेस्ट वाज कासिम्स डेप्यूटी। तो उससे पहले जो माउंट एवरेस्ट का एक एक्सपीडिशन गया था 1965 में, तो जो सीपी वोहरा थे उनको कासिम का डेप्यूटी लगाया गया। और सेकेंड एक्सपीडिशन लेड बाय वन ऑफ इंडियाज टॉप जियोलॉजिस्ट वी के रैना लैंडेड इन अंटार्कटिका ऑन 10 दिसंबर 1982। उसके बाद जो दूसरा एक्सपीडिशन है वो 10 दिसंबर 1982 में गया। Incidentally, it was Rana who challenged the very intellectually lazy and loose assertion of the IPCC that Himalayan glaciers would become extinct by 2035। IPCC ने बीच में ये कहा था 1970 के आसपास कि 2035 तक जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे रैना जो थे उन्होंने ये सवाल उठाया था कि आप इतनी प्रिसाइज डेट कैसे बता सकते हैं कि 2035 तक वो ख़त्म हो जाएंगे। हम देख सकते हैं कि 2035 तक हमें उम्मीद नहीं है कि जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। विद 2 एक्सपीडिशंस सक्सेसफुली कंप्लीटेड विद इन ए स्पैन ऑफ 11 months, इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी इन अगस्त 1983 एंड चाइना फॉलोड इन 1985। अब 2 सक्सेसफुल एक्सपीडिशंस हो गए भारत के द्वारा 11 महीने के अंदर अंदर, तो भारत को अंटार्कटिका ट्रीटी का मेंबर बना दिया गया अगस्त 1983 में, और बाद में चाइना ने भी उसको फॉलो किया और चाइना को भी अंटार्कटिक ट्रीटी का मेंबर बना दिया गया 1985 में। Today the treaty has 46 members and has a convention on marine living resources and a protocol on environmental protection। तो अभी इस ट्रीटी में, अंटार्कटिका ट्रीटी में जो वाशिंगटन डीसी के अंदर साइन की गई थी, उसमें भी 46 मेंबर्स हैं और एक कन्वेंशन है उसमें मरीन लिविंग रिसोर्सेज का और एक प्रोटोकॉल है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का। 1984 सॉ 2 more स्ट्राइकिंग इंडियन अचीवमेंट्स। तो पहला तो ये है कि अंटार्कटिका टीम जो है उसने विंटरिंग स्टार्ट करी, यानी कि सर्दियों में वहाँ पे रहना स्टार्ट किया, और 1 मार्च 1984 एंड अ फ्यू मंथ्स आफ्टरवर्ड्स एन अनमैन्ड अंटार्कटिक रिसर्च बेस नेम्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अ फ्यू मंथ्स बिफोर हर असैसिनेशन एज दक्षिण गंगोत्री वॉज एस्टैब्लिश्ड। और दक्षिण गंगोत्री को भी वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। सिंस देन इंडिया हैज सेट अप 2 मैन्ड रिसर्च स्टेशन। पहले तो अनमैन्ड, देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो लोग पहुँचे वहाँ पे, उसके बाद फिर वहाँ पे एक अनमैन्ड रिसर्च स्टेशन लगाया गया जिसमें लोग नहीं रुकेंगे, जिसका नाम रखा गया दक्षिण गंगोत्री। और उसके बाद से देखा जाए 2 मैन्ड रिसर्च स्टेशन भी अंटार्कटिका में, यानी कि जहाँ पे आदमी रहते हैं, भारत के लोग रहते हैं, जिसका नाम एक तो 1988 में लगाया गया मैत्री और 2012 में लगाया गया भारती। ये दोनों रिसर्च स्टेशन हैं जो कि अंटार्कटिका में, यानी कि अंटार्कटिका में भारत की तरफ से अब तक 3 रिसर्च स्टेशन हो चुके थे, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। इसमें से दक्षिण गंगोत्री ख़राब हो चुका है क्योंकि वहाँ पे एवलांच वगैरह आया था, तूफान आया था, इसकी वजह से वो ख़राब हो गया था। 40 एक्सपीडिशंस टू द कॉन्टिनेंट हैव टेकन प्लेस। अब तक 40 बार वहाँ पे जा चुके हैं, एक्सपीडिशंस हो चुका है। द इशू ऑफ अ पोलर रिसर्च वेसल हाउएवर स्टिल नीड्स टू बी एड्रेस इमीडिएटली। अब राइटर का यहाँ पे कहना ये है कि जो पोलर रिसर्च वेसल है, यानी कि वो शिप जिसके वजह से आप अंटार्कटिका जा पाओगे, उसकी भारत के पास अभी कमी है। भारत के पास अभी ऐसा शिप नहीं है, पोलर रिसर्च वेसल नहीं है जिसकी मदद से अंटार्कटिका जा सके। भारत को जब भी जाना होता है तो वो किसी कंट्री से उसको उधार लेता है। सो फार इंडिया हैज़ बीन चार्टरिंग सच शिप्स फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक रशिया एंड नॉर्वे वाइल चाइना हैज़ 2 ऑफ इट्स ओन। अब देखिए चाइना के पास खुद के 2 पोलर रिसर्च व्हीकल हैं या वेसल हैं, भारत का एक भी नहीं है। और भारत क्या करता है, रशिया से या नॉर्वे से उधार लेता है जब भी उसको वहाँ जाना होता है। ऑफ लेट चार्टरिंग हैज़ बीन प्रेजेंटिंग इट्स ऑन डिफिकल्टीज। सिंपल सी बात है, अगर आपका अपना शिप नहीं है, किसी और कंट्री से आप ले रहे हैं तो उसकी अपनी दिक्कतें आएंगी। A decision was indeed taken in October 2014 for India to have its own research ship with ice breaking and other advanced technological capabilities, but it remains unimplemented। तो 2014 में एक डिसीजन लिया गया था कि अपना एक रिसर्च शिप होना चाहिए जिसके अंदर आइस ब्रेकिंग कैपेसिटी हो, यानी कि बर्फ़ को तोड़ते हुए वो जाए, लेकिन उसके ऊपर अभी कुछ खास स्टेप्स लिए नहीं गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है GS3 की कि डी कमीशनिंग ऑफ INS सिंधु ध्वज। तो सिंधु ध्वज एक शिप है, INS सिंधु ध्वज, उसको डी कमीशन कर दिया गया है, यानी इसको सेवा से निवृत्त कर दिया गया है, सेवानिवृत्त कर दिया गया है। तो इंडिया की जो नेवी है उसका ड्विंडलिंग सबमरीन फ्लीट अगर देखें तो वो जैसे ही INS सिंधु ध्वज ख़त्म किया गया तो उसके वैसे जो भारत की नेवी के जो सबमरीन है, सबमरीन की जो फ्लीट है उसकी संख्या में एक और कमी आ गई है। ये एक किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी, यानी कि डीजल से ही पावर होती थी। तो लाइफ क्या है किलो क्लास सबमरीन की अगर हम देखें तो ये 35 साल से सर्विस में थी। इसको 1987 में कमीशन किया गया था सोवियत यूनियन से लेने के बाद, जहाँ पे 10 किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को परचेज किया गया था भारतीय की नेवी के द्वारा। किलो क्लास सबमरीन्स की लाइफ 30 साल होती है और उसको रिफिट करने के बाद आप उसको 10 साल तक और चला सकते हैं, यानी लगभग 40 साल तक आप उसको सर्व कर सकते हो। ये 35 साल बाद इसको रिटायर किया गया है। At least 3 Indian Navy kilo class submarine got a second medium refit in a naval shipyard in Russia a few years back. The strength of the hull and the state of repair of the propulsion system are some of the elements which decide whether a submarine is still fit to be put out at sea after completion of its shelf life and refits. Important बात ये है कि उसकी जो बॉडी है, यानी उसका जो हल है,
तो क्या उसके अंदर इतनी जान बची है और उसका जो प्रोपल्शन है, क्या उसके अंदर इतनी जान है या इतनी ताकत है कि उसको रिफिट करने के बाद भी अगर वो पानी में उतरने लायक है और समुद्र के अंदर रहने लायक है तो उसको उतारा जाएगा, वरना उसको उतारा नहीं जाएगा। तो अगर हम देखें कि भारत में कितनी सबमरीन्स हैं, तो इस टाइम पे 16 सबमरीन्स हैं भारत के पास, इंडियन नेवी के पास, इंक्लूडिंग 1 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और एक न्यूक्लियर पावर्ड भी है। ऑल किलो क्लास सबमरीन्स विल बी डिकमीशनड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जितनी भी किलो क्लास सबमरीन है, क्योंकि उनको लिए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो आगे आने वाले समूह में सब रिटायर हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दी 7 किलो क्लास सबमरीन्स, 4 शिशुमार क्लास सबमरीन्स भी हैं जर्मन ओरिजिन की, जिनका नाम है INS शिशुमार, INS शंकुश, INS शल्की और INS शंकुल, और 4 स्कॉर्पियन क्लास हैं जिनकी कलवरी क्लास सबमरीन्स है फ्रेंच ओरिजिन की, जिसका नाम है INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करांज और INS वेला। तो ये तो बिल्कुल हाल ही में लाई गई हैं, 2014-15 के बाद ही लाई गई हैं, 16-17 में ये तो बन रही हैं, और भी तो 2 और हैं जो उसके अंदर काम कर रही हैं, जिनके ऊपर काम चल रहा है। 2 और सबमरीन्स हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है और वो 2023 तक उम्मीद की जा रही है कि इनको कमीशन कर दिया जाएगा। द नेवी हैज़ 1 अरिहंत क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और दूसरी है INS अरीघाट अंडर प्रोडक्शन बट इट्स डेट ऑफ कंप्लीशन इज़ नॉट नोन। तो जो अरीघाट है उसका भी कंप्लीशन डेट हमें नहीं पता चला है। नेक्स्ट आता है घाना रिपोर्ट्स फर्स्ट केसेस ऑफ डेडली इबोला लाइक मार्बर्ग वायरस। तो घाना से रिपोर्ट आ रही है कि मार्बर्ग वायरस वहाँ पे मिला है घाना में। तो 2 केसेस हैं डेडली मार्बर्ग वायरस के जिनको आइडेंटिफाई किया है घाना में। पहली बार ये एक इबोला लाइक इन्फेक्शन है जो कि वेस्ट अफ्रीका नेशन से मिला है, यानी कि गैबोन से मिला है। अगर गैबोन की बात या घाना से मिला है। नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन एग्जिस्ट्स फॉर मार्बर्ग विच इज़ ऑलमोस्ट एज डेडली एज इबोला। तो अब तक वैक्सीन इसके लिए कोई नहीं बनी है, कोई इलाज नहीं है, और ये उतना ही जानलेवा है जितना कि इबोला वायरस है। इट्स सिम्टम्स इंक्लूड हाई फीवर एज वेल एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग। तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इसके वजह से एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। और मार्बर्ग वायरस जो है ये इन्फेक्टेड एनिमल्स की वजह से फैलता है, जैसे कि बैट्स। तो बैट्स की वजह से वायरस फैलता है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक जो होता है या कोरोना वायरस जो वायरस था वो भी इसी की वजह से फैला था। अलकायदा के चीफ को मार दिया गया है। तो ओसामा बिन लादेन के बाद जो अलकायदा के चीफ बनाए गए थे अल जौहरी, उनको मार दिया गया है US के एक ड्रोन के द्वारा। तो अल जौहरी कौन थे अगर हम देखें तो एक अपने आप में एक डॉक्टर थे जो कि इजिप्ट के बेस थे, ये इजिप्ट के रहने वाले थे, लेकिन 1970-1980 के दौरान ये रेडिकलाइज हो गए और ओसामा बिन लादेन के साथ इन्होंने हाथ मिला दिया। और जब 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो उनके बाद इन्हीं को हेड बना दिया गया। तो अ लुक एट ऐमन अल जौहरी द लीडर ऑफ द अलकायदा हु वाज किल्ड इन अ US ड्रोन स्ट्राइक इन काबुल। तो इनको अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का जो बहुत ही पॉश इलाका था वहाँ पे उनको मारा गया। तो जौहरी वाज बोर्न इन जून 1951 इन अ कायरो सबर्ब। कायरो राजधानी है इजिप्ट की। ही वाज इंस्पायर्ड बाय द रेडिकल राइटिंग्स ऑफ इजिप्शियन इस्लामिस्ट सैयद कुतुब। तो सैयद कुतुब की जो राइटिंग्स थी उनसे ही इंस्पायर हुए थे। सैयद कुतुब को बता दें कि उस टाइम पे जब जो नसर अब्दुल थे, यानी कि जो वहाँ के प्रधान थे, प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के 1970 के आसपास, तो उन्होंने इनको सैयद कुतुब को हैंग भी करवा दिया था। हु बिलीव्ड इन रिप्लेसिंग द इनफिडल अरब रिजीम्स विद इस्लामिक रूल। जौहरी बिकेम अ सर्जन इन द 1970s। 1970 में सर्जन थे। ही ऑल्सो बिकेम एक्टिव इन मिलिटेंट सर्कल्स एज द राइट हैंड मैन टू ओसामा बिन लादेन। ही हेल्प्ड कोऑर्डिनेट द 9/11 अटैक्स इन द US दैट किल्ड नियरली 3000 लोग। तो 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे US में जिस टाइम पे 9/11 का सितंबर 9, 2001 में जब अटैक किया गया था 9 सितंबर 2001 को, तो उस टाइम पे 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो आफ्टर बिन लादेन डेथ ही बिकेम द लीडर ऑफ द अलकायदा। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पैकेज टू रिवाइव BSNL फॉर्च्यून्स। इसको हमने कल भी कवर किया था गाइज कि जो BSNL है, BSNL के ऊपर 1.64 लाख करोड़ रुपीस देने की बात की जा रही है। तो BSNL जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया था सितंबर 2000 में, एक ऐसी कंपनी है टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग टेलीफोन कनेक्टिविटी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। इट्स ऑपरेशंस वर मेंट टू सर्विस द एंटायर कंट्री एक्सेप्ट न्यू दिल्ली एंड मुंबई। तो जब BSNL बनाई गई थी 2000 में, तो उसका एम ये था कि ये पूरे भारत को सर्व करेगा और सिर्फ दिल्ली को छोड़ के, मुंबई को छोड़ के, क्योंकि दिल्ली के अंदर और मुंबई के अंदर महानगर टेलीकॉम एक्सचेंज जो है MTNL काम कर रहा था और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड वुड ऑपरेट। लास्ट वीक यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा BSNL को, जिसमें से कि 43,964 करोड़ रुपीज़ तो कैश ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्लान क्या है रिकैपिटलाइजेशन का अगर हम देखें, यानी कि पुनः पूंजीकरण करने का क्या अगर प्लान देखें, तो जो नॉन कैश कंपोनेंट है वो 1.2 लाख करोड़ है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब 4G का स्पेक्ट्रम दिया जाएगा BSNL को। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम ये बात करते हैं कि BSNL डूब रहा है, BSNL नुकसान में जा रहा है। मेरा कहना ये है कि BSNL नुकसान में इसलिए जा रहा है क्योंकि सरकार ही नहीं चाहती है कि BSNL फले फूले या BSNL फ़ायदे में रहे।
अगर 4G को यूज़ करते हुए लोगों को 5 या 6 साल हो गए हैं, जब 2016 में जियो ने 4G लॉन्च किया या जियो की वजह से एक हम कह सकते हैं रिवॉल्यूशन आया भारत के अंदर, तो क्यों नहीं 4G स्पेक्ट्रम BSNL को तभी दिया गया। अगर BSNL को 4G स्पेक्ट्रम सबसे पहले दिया जाए, क्योंकि ये जब सरकारी कंपनी है तो सरकार ही जब स्पेक्ट्रम लॉन्च करती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि 4G स्पेक्ट्रम सबसे पहले BSNL को ही देना चाहिए। अगर सबसे पहले BSNL को 4G दिया जाता तो BSNL की ये हालत ना होती जो आज हो रही है। अगर हम देखें, अब सब कंपनीज 5G के ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं और अब हम कह रहे हैं कि BSNL के पास 4G आना चाहिए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आज का कस्टमर BSNL के पास क्यों जाएगा। तो यानी कि ये सरकार ही जिम्मेदार है, कोई भी सरकार हो उसमें वही जिम्मेदार है कि जो BSNL का नुकसान करवा रही है या BSNL डूब रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोर्ट of rupees 22,471 crore over the next 4 years to boost development and deployment of आत्मनिर्भर 4G स्टैक। फिर कहते हैं कि पर अब अच्छी बातें कही जा रही हैं गलती करने के बाद कि 4G स्टैक दे दिया जाएगा 22,000 करोड़ रुपए में। उसके बाद वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी कि जो हम चला नहीं पा रहे उसकी वजह से 13,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, कि जो रूरल वायर लाइन बिछा रहे हैं उसके वजह से। डेट रीस्ट्रक्चरिंग बाय रेजिंग ऑफ बॉन्ड्स विद सोवरेन गारंटी वर्थ ₹40,000 करोड़ रुपीज़, तो ये सब देने की बात की जा रही है। प्रीवियसली 2019 में 70,000 करोड़ रुपए दिए गए थे और BSNL को और MTNL को मर्ज कर दिया गया था। अब कहा जा रहा है कि क्या गलत हो रहा है BSNL के साथ। अगर हम देखें कि जो पहले प्रॉफिटेबल रहा करती थी अब वो अनप्रॉफिटेबल हो गई, नुकसान में जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो रहा है, गवर्नमेंट का जो इंसिस्टेंस रहा है वो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर पर फले फूले और BSNL का जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो डूब जाए। A report by the Standing Committee on Information Technology presented to Parliament in 2014 under the demand of grants quote BSNL representative as saying that though private operators started offering mobile services in the late 1990s, BSNL could do so only in 2002। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, BSNL का कहना ये है कि भारत में प्राइवेट ऑपरेटर्स ने मोबाइल सर्विस देना 1990 में शुरू कर दिया था, जबकि BSNL 2002 में देना शुरू कर पाया। डिस्पाइट दिस it was among one of the top mobile service providers in most circles by 2005-06 when its expansion was going on in full swing. The deposition talks of problems to do with the non-procurement of equipment beginning at this time, यानी कि हम जो इक्विपमेंट्स चाहिए इंपॉर्टेंट BSNL को वो भी नहीं BSNL ले पा रहा है। तो इशू क्या है, अगर हम देखें तो मार्च 2020 में देखा जाए BSNL ने फ्लोट किया था एक टेंडर कि उसको 4G के इक्विपमेंट्स दिए जाएँ, लेकिन 9,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें 5,000 साइट्स को अपग्रेड करना था, जिसके वजह से लोगों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। प्रोजेक्ट वाज सीन एज क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल ऑफ BSNL एज इट वाज ऑलरेडी 4 years बिहाइंड प्राइवेट फर्म्स इन अनवीलिंग 4G सर्विसेज। तो मेरा सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार तो अपने आप में राजा है, हम कह सकते हैं कि सरकार के पास सारी पावर्स हैं, तो क्यों नहीं BSNL को पहले दिन 4G दिया गया, या क्यों नहीं अब BSNL को सीधे 5G दिया जाएगा। BSNL को 5G भी तो दिया जा सकता है शुरू में ही, जिससे BSNL की जो फॉर्च्यून्स हैं, BSNL की जो किस्मत है वो उठ सके। अप्रैल 2020 में टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने ये ऑब्जेक्शंस रेज किए कि हैविली इन फेवर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि जो टेंडर थे, जो BSNL टेंडर लाए थे वो इस तरह से थे कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के फेवर में थे, जिसके वजह से वो जो चीज़ें थी उसको प्रोक्योर नहीं कर पाई। तो शुड प्रॉफिटेबिलिटी बी द गोल फॉर सच एन एंटरप्राइज। अब सवाल ये उठता है कि क्या BSNL का लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो प्रॉफिटेबिलिटी कमाए। द गवर्नमेंट नीड्स अ टेलीकॉम आर्म फॉर हेल्प इन डिजास्टर रिलीफ। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर कभी भी डिजास्टर आता है, कभी भी दिक्कत आती है, तो एयरटेल हुई, वोडाफोन हुई, जियो हुई, वो कभी भी आगे नहीं आएंगी, ये कभी भी स्टेप्स नहीं लेंगी आगे आके, क्योंकि ये प्राइवेट फर्म्स हैं, इनका मेन मोटो रहता है टू अर्न प्रॉफिट। अब कौन फर्म ऐसी है कि जो चाहेगा कि वो देश जब संकट में हो तो वहाँ पे उस स्थिति से उभरे, तो वो जो सरकारी फर्म होगी, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वही आगे आएगी। तो गवर्नमेंट को एक टेलीकॉम आर्म ऐसी चाहिए जो डिजास्टर रिलीफ में काम कर सके और फॉर टेलीकॉम पेनिट्रेशन इन एवरी नोक एंड क्रैनी ऑफ द कंट्री एज अ सोशल ऑब्लिगेशन। इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर हम उड़ीसा का मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट का मैं एग्जांपल लूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है, अपने आप में कई साल तक तो कट ऑफ एरिया भी रहा भारत का, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एयरटेल या वोडाफोन वहाँ पे जाएगा टावर्स लगाने के लिए, क्योंकि उसको वहाँ पे कोई प्रॉफिट ही नहीं है। तो वहाँ पे अगर सरकारी कंपनी BSNL है तो ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि भारत का हर कॉर्नर जो अछूता है अभी, जिसको नहीं छुआ गया है टेलीकॉम सर्विसेज से, उसको टच किया जाए, क्योंकि ये सरकार तो कर सकती है, प्राइवेट फर्म वहीं पे करेगी जहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा, वो ऐसे सोशल ऑब्लिगेशन के चक्कर में नहीं पड़ेगी। द प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू ऑफर सर्विसेज इन एन एरिया दैट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम। सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे नहीं आएगा जहाँ उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। BSNL का जब मर्ज किया गया है BBNL के साथ, हुज भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ऑफ 5.8 लाख किलोमीटर वुड मेक फॉर अ कंबाइंड एसेट ऑफ 14 लाख किलोमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। और इसके बाद आता है फेलिंग फॉरेस्ट कवर इन द नॉर्थ ईस्ट। अगर हम देखें कि जो फॉरेस्ट कवर है नॉर्थ ईस्ट में वो घट रहा है, तो इन मैनी इकोलॉजिकली सेंसिटिव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स
जहाँ पे मोर देन 70% एरिया इज़ कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, एक सब्सटेंशियल डिक्लाइन हुआ है फॉरेस्ट एरिया में देखा जाए तो। ये कहा जा रहा है कि पिछले 10 साल में, पिछले डेकेड में बहुत ज़्यादा कमी आई है फॉरेस्ट कवर में नॉर्थ ईस्ट के। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड असम रिकॉर्डेड मोर देन 1000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। तो 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को जो है नॉन फॉरेस्ट कामों में ढाल दिया गया है। असम, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम रिकॉर्डेड दी मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचमेंट्स। तो ये एक बार आप जो ये पूरा मैप है या जो पूरा ये इन्फोग्राफिक, इसको आप देख लीजिएगा। इसको पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया गया है, जो जिनके पास पीडीएफ जारी हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपको कोई भी सेशन है, कोई भी फीडबैक है, उसको जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।